वेलकम बैक टू साइक 26। हमने ऑलरेडी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज के सेशन में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इन एल्पर्ट्स थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ प्रोप्रियम। प्रोप्रियम की बात करी है किसने? एल्पर्ट ने। हो सकता है क्वेश्चन ही आ जाए कि प्रोप्रियम की बात किसने की है, तो हमें पता होना चाहिए कि एल्पर्ट ने इसकी बात करी है। अब इसमें बोल रहे हैं कि क्या चीज़ है जो कंपोनेंट नहीं है इसका। तो प्रोप्रियम का मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को डिनोट करे, जो हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को डिनोट करे। तो बॉडीली सेंस तो होगा, सेल्फ एस्टीम भी होगी, सेल्फ एक्सटेंशन इज ऑल्सो करेक्ट, बट जेनेटिक डिस्पोजिशन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। सो दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 52, एल्फ्रेड एडलर, एडलर कह रहे हैं एल्फ्रेड एडलर, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्शनल फाइनलिज्म एज। एल्फ्रेड एडलर ने फिक्शनल फाइनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। अब फिक्शन से ही हमको समझ में आ रहा है समथिंग दैट इज अनरियल, समथिंग दैट इज नॉट रियल और इमेजिनरी। तो यहाँ पे फोकस ऑन पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स नहीं होगा। डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट एंजाइटी, नो। इमेजिनरी गोल्स दैट गाइड्स बिहेवियर, दिस वुड बी आर करेक्ट आंसर। फिक्शनल फाइनलिज्म का मतलब होता है कोई भी इमेजिनरी गोल्स जो हम बना लेते हैं विच आर नॉट रियल, और इसके बारे में हम बहुत सोचते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि हमको कभी मिले ही ना, बट वी कीप ऑन ड्रीमिंग अबाउट देम। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फिक्शनल फाइनलिज्म अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड एडलर। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 53, कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस एंड कंसिस्टेंसी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये एट्रीब्यूशन थ्योरी है। एट्रीब्यूशन थ्योरी जो किसकी है? केली की। केली की है कोवेरिएशन मॉडल। इट इज़ वन ऑफ द एट्रीब्यूशन थ्योरी जिसमें कंसेंसस, डिस्टिंक्टिवनेस और कंसिस्टेंसी की बात करी है कि हर जगह बिहेवियर सेम है क्या, कंसिस्टेंसी अगर अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लोगों के बिहेवियर अलग अलग हैं क्या, कि सेम ही है। तो डिस्टिंक्टिवनेस और कॉन्सेंसस मतलब सब लोग जो हैं वो कितना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए सेम बिहेव कर रहे हैं, एंड दैट इज द केलीज एट्रीब्यूशन थ्योरी, जिसको हम कोवेरिएशन मॉडल भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54, द टेंडेंसी फॉर पीपल टू एक्सर्ट लेस effort when they pool their effort toward a common goal. सोशल लोफिंग है ना ये, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सोशल लोफिंग। ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन जो है वो पूछ ली गई। सोशल लोफिंग कब होती है? अगर आप लोग 10 जन हो स्कूल प्रोजेक्ट में और उसमें से 8 ही काम कर रहे हैं, 2 जन काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं काम कर रहे? क्योंकि उनको पता है इवन इफ दे वोंट वर्क, वो काम हो जाएगा। इस फिनोमेना को कहते हैं सोशल लोफिंग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, नेम द सोशल इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन द डिजायर टू बी करेक्ट। दो तरीके के सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं, नॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशनल। नॉर्मेटिव में बिकॉज वी वांट टू बी लाइक्ड बाय अदर्स, है ना, इसलिए ये चीज होती है। इंफॉर्मेशन में द डिजायर टू बी करेक्ट, टू हैव मोर इंफॉर्मेशन, टू हैव द करेक्ट इंफॉर्मेशन। डिजायर टू बी करेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। Then question 56, in classical conditioning, a stimulus that has no effect on the desired response prior to conditioning. अगर हम खाना ना देख के पावलोव के डॉग में के पास सिर्फ अगर बेल जो है वो रिंग करे, जिसको हम क्या कह रहे थे? कंडीशनल स्टिमुलस कह रहे थे। वो पहले जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था उसको हम क्या कह रहे थे? न्यूट्रल स्टिमुलस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रल स्टिमुलस। देन क्वेश्चन नंबर 57, टॉलमैन्स बेस्ट नोन एक्सपेरिमेंट ऑन लेटेंट लर्निंग। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि टॉलमैन, लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? टॉलमैन ने दिया है। कितने ग्रुप ऑफ रैट्स थे? तो 3 ग्रुप ऑफ रैट्स थे। एक था जो रिवॉर्डेड था, जिसको हम रिवॉर्ड दे रहे थे। एक को हम रिवॉर्ड नहीं दे रहे थे, एंड जो थर्ड ग्रुप था उसको डिलेड रिवॉर्ड था। ठीक है, ये इसलिए 3 ग्रुप ऑफ, सॉरी नॉट डॉग्स, रैट्स, 3 ग्रुप ऑफ रैट्स थे। Then coming to question number 58, whom of the following propounded law of effect? Law of effect किसने दिया? ये भी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। These all are direct questions. This was given by Thorndike. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। एक और क्वेश्चन आ सकता है, लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया है? दिस वाज आल्सो गिवन बाय थॉर्नडाइक। तो ये तीनों जो लॉ हैं, दीज वर गिवन बाय थॉर्नडाइक। Coming to question number 59, which of the following is not a type of nonsense material used in verbal learning?
पहला ऑप्शन है प्रोज, यही हो जाएगा। प्रोज जो है वो तो ऐसे पैसेजेस होते हैं ना, कुछ ऐसे लाइंस होती हैं जिनका मीनिंग होता है, दीज आर मीनिंगफुल, तो ये ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्राइग्राम तो ऐसे हम ऐसा कुछ जो यूज़ करते हैं लर्निंग में, है ना, देखने के लिए मेमोरी कैसी है कैसी नहीं है। नॉनसेंस फिगर्स भी यही होते हैं, डिससिलेबल्स भी यही होते हैं। सो प्रोज वुड बी आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, द टेंडेंसी टू कंप्लीट फिगर्स दैट आर इनकम्प्लीट, इसको क्या कहते हैं? जिस्टाल्ट। जिस्टाल्ट के जो अलग अलग थे, कंटिग्यूटी, क्लोजर, प्रॉक्सिमिटी, उसमें से ही एक है ये। किसके बारे में बात कर रहा है? क्लोजर के बारे में। अगर ये ऐसे सर्कल बना हुआ है, अगर ऐसे बना हुआ है, तो आर टेंडेंसी टू कंप्लीट फिगर्स, तो हम इसको कैसे ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ क्लोजर। Coming to question number 61, behavioristic approach to counseling and psychotherapy involves. Behavioristic approach की बात कर रहा है, इसमें क्या क्या आ जाता है? प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन आता है क्या? हाँ जी। असर्टिव ट्रेनिंग भी आती है, और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो कंडीशनिंग का पार्ट है ये भी आ जाता है। गाइडेड इमेजिनरी विजुअलाइजेशन इसमें नहीं आता है। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी हमारे सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी वुड बी आर करेक्ट आंसर। Now coming to question number 62, according to Rosenman and Friedman, these people are workaholics, competitive, ambitious, being easily annoyed, tend to have high level of hostility and are more prone to heart diseases. टाइप 1, टाइप ए पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, ठीक है। टाइप डी तो यहाँ आएगा, न्यूरोटिक भी नहीं है, अग्रेसिव भी नहीं है, दीज आर टाइप ए। पूछा है, ऑलरेडी बताया हुआ है कि रोजनमैन और फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने इसी के बारे में बात की थी, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, तो ये टाइप ए के बारे में बात कर रहे हैं। टाइप बी जो होते हैं वो थोड़े इजी गोइंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कॉग्निटिव थेरेपी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है कॉग्निटिव थेरेपी? काउंटरिंग मिस्टेकन बिलीफ सिस्टम, हाँ, हम उसको काउंटर करके वापस उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना, ये भी सही है। इंक्रीजिंग पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट, दिस इज ऑल्सो राइट। रिप्रोचिंग आवरसेल्फ फॉर मिस्टेक्स, अपने आप को ब्लेम करना होता है क्या कॉग्निटिव थेरेपी में? नहीं, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी हमारे सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए वुड बी आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, इन काउंसलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी यूज्ड, कैसे कैसे किस तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो काउंसलिंग में यूज होते हैं? इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं हम, ग्रुप टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, एसपीएम भी लगा सकते हैं, और वेशलर भी लगा सकते हैं, तो ये करेक्ट है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों यूज कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, पावर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, कल्चर लोडेड भी यूज कर सकते हैं, कल्चर फ्री भी यूज कर सकते हैं, तो हम सारे ही यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी वुड बी आर करेक्ट आंसर। Coming to question number 65, some of the steps are followed by counselor in counseling the school children as mentioned. अच्छा, हमें सीक्वेंस में बताना है, स्टेप्स में बताना है कि कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे फॉर काउंसलिंग। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग, डेवलपिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट हमें डेवलप करनी होती है, तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन लास्ट में होता है, लास्ट में ही होता है, तो हाँ, ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमें पहले ही दिख रहा है कि सी फर्स्ट है और डी लास्ट है, और किसी में नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन सी ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखने ही नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। डेवलपिंग रिपोर्ट के बाद क्या होता है? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ये ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर डिसीजन बनाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और लास्ट में टर्मिनेशन हो जाएगा। तो सी, ए, ई, बी एंड डी वुड बी आर करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पनिशमेंट बाय रिमूवल, कुछ चीज हटा के पनिशमेंट कर रहे हैं, कौन सी पनिशमेंट हो गई? दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में हम कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं? अनप्लेजेंट स्टिमुलस, तो ये तो पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई। पर यहाँ रिमूवल से पूछ रहा है, एडिशन से नहीं पूछ रहा, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। पनिशमेंट ऑफ अ रिस्पॉन्स बाय इराडिकेशन ऑफ अ प्लेजरेबल स्टिमुलस, कुछ चीज हमने रिमूव करी है, दिस इज नेगेटिव पनिशमेंट, यही सही आंसर हो जाएगा। ओके, पनिशमेंट इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन अमाउंट, ये दोनों इनकरेक्ट है। Coming to question number 67, dash refers to the exceptional improvement in a student as a result of high expectation of teacher for the student.
अगर टीचर बहुत हाईली एक्सपेक्ट कर रहा है स्टूडेंट से तो उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पिग्मैलियन इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज पिग्मैलियन इफेक्ट। इसका ही ऑपोजिट होता है गोलेम इफेक्ट। इसका ही ऑपोजिट होता है गोलेम इफेक्ट। जब टीचर जो है वो बच्चे को इतना डीमोरलाइज कर दे, इतना डीमोटिवेट कर दे कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो जाए। जिगार्निक इफेक्ट होता है कि हमको इनकम्प्लीट चीज़ जो होती है वो ज़्यादा याद रहती हैं एज कम्पेयर टू कंप्लीट थिंग्स। ओके, तो ये तीनों ही चीज़ें हमको याद करके रखनी है। यहाँ पे आंसर हमारा करेक्ट जो है वो हो जाएगा पिग्मैलियन इफेक्ट। Coming to question number 68. How many levels and stages are in Kohlberg's moral development theory? देखिए ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हमें पता है 3 होती हैं और सबकी दो दो अंदर की स्टेजेस होती हैं, तो 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वाले तो सारे ऑप्शन गए। अब 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस होगा कि 3 स्टेजेस एंड 6 लेवल्स होगा? यहाँ पे इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें याद रखना है कि 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और हर एक लेवल के अंदर दो दो स्टेजेस हैं, वाइस वर्सा नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 69। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी की बात हो रही है, इससे भी क्वेश्चन आता ही है एक ना एक। चैलेंजेस फॉर द स्कूल ईयर्स अकर कब होते हैं? कौन सी स्टेज में स्कूल वाले चैलेंजेस जो हैं होते हैं? हमें पता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन तो कब होता है? एडोलेसेंस में, है ना। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट नहीं, स्कूल वाले एज में नहीं होता है। ऑटोनॉमी वर्सेस सेल्फ डाउट भी नहीं होता है यहाँ। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये जो होता है ये स्कूल एज वाला मेन फिनोमेना होता है। यहाँ पे स्कूल चैलेंजेस जो होते हैं वो आते हैं। देन एज पर वाइगॉट्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? सोशियो कल्चरल थ्योरी जो थी वही दी थी इन्होंने। एज पर वाइगॉट्स्की, पर्सपेक्टिव टू सपोर्ट लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टू स्टूडेंट्स। एक जो सपोर्ट है जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको स्काफोल्डिंग कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज स्काफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट अकेले, एक बच्चा अकेले कितना सीखता है और किसी का सपोर्ट हो तब कितना सीखता है। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो है वो वाइगॉट्स्की की थ्योरी के ही हैं, पर यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो स्काफोल्डिंग होगा। द एपिसोड ऑफ फुल ब्लोन मैनिया, एक्सपीरियंस क्लिनिकल एबनॉर्मल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। एपिसोड ऑफ फुल ब्लोन मैनिया, जब फुल एपिसोड ऑफ मैनिया आता है वो किसमें होता है? वो बाइपोलर 1 में होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, बाइपोलर 2 जो है इसमें हाइपोमेनिया होता है। मैनिया का एपिसोड होगा बट उतना हाई, उतना सीवियर नहीं होगा। फुली ब्लोन जो है वो बाइपोलर 1 में ही आता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72। द टर्म स्किज़ोफ्रेनिया वाज कॉइन्ड बाय, किसने दिया था टर्म स्किज़ोफ्रेनिया? दिस वाज गिवन बाय यूजन ब्लूलर। ओके, एमिल क्रेपलिन जो है उन्होंने डिमेंशिया प्रिकॉक्स की बात की थी। ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है हो सकता है कि नहीं बने, बट हमको जितना मिल रहा है हम उतना एटलीस्ट याद करके रखते हैं। हमें पता होना चाहिए स्किज़ोफ्रेनिया का टर्म जो है वो किसने दिया था। इट वाज गिवन बाय यूजन ब्लूलर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 73। मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले बोल रहा है एक्सेसिव ड्रामेटिक। अच्छा, सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिए हैं। एक और चीज़ हमें पता होना चाहिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर में डिवाइड किया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी। पहला ऑप्शन है एक्सेसिव ड्रामेटिक इमोशनल रिएक्शन एंड अटेंशन सीकिंग। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक इमोशनल रिएक्शन कौन करता है? जिनको हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। नार्सिसिस्टिक वाले नहीं, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा। देन ग्रैंडी और सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने आप को बहुत बड़ा इंसान मान रहे हैं, एम्पैथी इनके अंदर नहीं है, और सेल्फ डिस्प्ले के लिए बहुत ओवर प्राउडली फील करते हैं। ये नार्सिसिस्टिक की निशानी है ना, नार्सिसिस्टिक जो इंसान होता है उसकी निशानी है। ये हो जाएगा। एक्सट्रीम सोशल डिस्कम्फर्ट और टिमिडिटी, बहुत ज़्यादा सोशली जब भी ये जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इनको एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। इसको होगा जो अवॉइडेंट जिसको होगा ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर उसको। एंड देन टेंडेंसी टू इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स एज हार्मफुल, थ्रेटनिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग। हमेशा मेरा कोई जो इंसान है वो नुकसान करना चाहता है, मुझे मारना चाहता है, मेरा बुरा ही सोच रहा है, ऐसा लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? पैरानॉइड कहते हैं ना। एंड दीज आर द सिम्टम्स ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो 1 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 3 2 1, 4 4 3, नहीं ये नहीं होगा, 3 2 1।
ऑप्शन सी वुड बी अ करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम किससे होता है? ट्राइसोमी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। ओके, दिस इज द रीजन फॉर डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया के दो सिम्टम होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम होता है और नेगेटिव सिम्टम होता है। पॉजिटिव सिम्टम में डिल्यूशन आता है, हाँ, हेलुसिनेशन भी आता है, कुछ भी चीज़ जो एड ऑन हो रही है। नेगेटिव सिम्टम एलोगिया या एलॉजिया जो भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोवर्टी ऑफ स्पीच, दिस इज नेगेटिव सिम्टम। ओके, क्लिनिकल डिप्रेशन तो यहाँ आएगा ही नहीं। ओके, इसके अलावा एनहीडोनिया वगैरह जो होता है, जो पोवर्टी ऑफ, या जब प्लेजर जो है वो फील नहीं करते हैं, है ना, जैसे पहले जो चीज़ प्लेजरेबल लग रही थी अब नहीं लग रही है, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो गई है बॉडी, जो फ्लैट इफेक्ट प्लांट इफेक्ट वगैरह हो जाते हैं, वो सारे, ये सब नेगेटिव सिम्टम्स में ही आएंगे। Then coming to question number 76. When a group of scientists from different fields come together and jointly handle complex problem, साथ में मिलके complex problem solve कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? मेटा एनालिसिस तो होगा नहीं, ड्यूअलिज्म भी नहीं होगा। ट्रांजेक्शनलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, क्या डिफरेंस है? ट्रांजेक्शन में हम अलग अलग लोग आते हैं, अपने अपने व्यूज देते हैं, साथ में मिलकर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। Transactionalism would be a correct answer. Which field deals with the process of designing and managing the workplace environment, products or systems for the comfort and optimum performance of employees? ये definition ही दे दी है direct इसकी, ergonomics. This is the study of designing or managing the workplace environment. This is called as ergonomics. Question number 78, the dash is a prerequisite in all serious research activities to find out the realities. Pilot study, कोई भी रिसर्च है, कोई भी हमको बड़े लेवल पे रिसर्च करनी है, सपोज हमको 5000 लोगों पे स्टडी करनी है, पर वो स्टडी करने के पहले व्हाट वील डू इज वील डू द स्टडी ऑन 50 पीपल और 30 पीपल और अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, कि हम एक्चुअली में फाइंड आउट करें कुछ इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन हैपन, एंड दिस इज कॉल्ड एज पायलट स्टडी। क्वेश्चन नंबर 79, the greatest weakness of the method is probably the lack of strength of independent variable. अब ये जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है ये थोड़ा वियर्ड सेंस में हुआ है, क्योंकि पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की स्ट्रेंथ का जो लैक है, ये किसका ग्रेटेस्ट वीकनेस है, किस तरीके के एक्सपेरिमेंट का ये वीकनेस है। तो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है या लैब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो मैनिपुलेट ज़रूर होता है पर कंट्रोल सेटिंग में होता है, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। अगर लेकिन हम इस क्वेश्चन को अलग तरीके से परसीव करें, जिसमें हो कि क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेचुरल सेटिंग में क्या होता है, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, हम बस इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये भी हो सकता है, बट हम अकॉर्डिंग टू आंसर की ही देखेंगे, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर की। पर ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम बहुत अलग गलत तरीके से हुआ है। Coming to question 80, who is considered as father of quantitative content analysis? इसका सही जवाब है, सही आंसर है बर्नार्ड बेरलसन। ओके, ये भी याद करने वाला है, मेमोराइजिंग मतलब मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको याद होना चाहिए ये। देन क्वेश्चन नंबर 81, विच थ्योरी इज द कंसिस्टेंट इज, देखिए ग्रामेटिकल एरर भी, विच थ्योरी इज consistent with much of Darwin's original thinking about emotion? Facial feedback hypothesis, ये तो बहुत easy question है। डार्विन की जो ओरिजिनल थ्योरी थी वो फेशियल फीडबैक की, अगर हम स्माइल करते हैं तो हम हैप्पी फील करने लगते हैं। ओके, देन क्वेश्चन 82, ये सारे इमोशन के क्वेश्चंस आ गए। विच थ्योरी सजेस्ट दैट इमोशंस आर डिटरमाइंड jointly by a non-specific kind of physiological arousal and its interpretation based on environmental cues? यहाँ पे फिजियोलॉजिकल अराउजल भी हो रहा है, इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है, किसमें होता है, शैचर और सिंगर की थ्योरी, जो कॉग्निटिव लेबलिंग वाली थ्योरी है उसमें होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 83, one night Nisha became frightened when she was startled by a noise while walking down the street alone. Which theory of emotion would say that a fear resulted from startled response? मतलब पहले physiological response हो गया,
और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होने के बाद उसने इमोशन जो है वो परसीव किया कि उसको डर लग रहा है। ये किस में होता है? ये जेम्स लांच थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? फ्रीडमैन एंड रोजनमैन गेव टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनालिटी। ये तो सही है। एक और क्वेश्चन आया हुआ था इससे रिलेटेड अभी ही। टाइप ए वर इजी गोइंग एंड रिलैक्स पीपल, नहीं, ये टाइप बी होते हैं। टाइप बी वर कॉम्पिटिटिव हार्ड ड्रिविंग इम्पेशेंट वर्बली अग्रेसिव, नहीं, ये टाइप ए होते हैं, तो ये भी गलत है। पीपल विथ टाइप ए पर्सनालिटी आर मोर लाइकली टू हैव हार्ट अटैक देन टाइप बी, ये सही है। ऑप्शन ए एंड डी सही ही पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। हाँ, ऑप्शन ए एंड डी वुड बी अ करेक्ट आंसर। ए एंड डी इसमें है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो गया। द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी अप्रेजल इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन ऑफ वंस। दो तरीके के अप्रेजल होते हैं, प्राइमरी अप्रेजल और दूसरा होता है सेकेंडरी अप्रेजल। प्राइमरी अप्रेजल में आप इवेंट देखते हो, कैसा है, मुसीबत बहुत ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। एंड सेकेंडरी अप्रेजल में आप अपना रिसोर्सेज देखते हो, आपके पास उससे कोप करने के लिए, उससे डील करने के लिए रिसोर्स है कि नहीं। तो यहाँ प्राइमरी अप्रेजल पूछा तो परसेप्शन ऑफ इवेंट सही आंसर हो जाएगा। अ कॉन्सेप्ट कैन बी डिफाइंड एज, कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज ओनली डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये पता होना चाहिए। Authors and songwriters suffer dash where they think idea came from their own creative imagination, where in fact they were unintentionally plagiarizing something they earlier read or heard. इसको हम सोर्स मिस एट्रीब्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझिए कि क्या कह रहे हैं। कभी कभी हमारे साथ होता है कि हमें लगता है कि हमारा क्रिएटिव आइडिया है, पर वो एक्चुअली हमने कहीं उसको सुना होता है या पढ़ा होता है, और इस वजह से हमारे दिमाग में वो आता है। इसको हम कहते हैं सोर्स मिस एट्रीब्यूशन, कि हमें नहीं पता सोर्स क्या है और हमने एक सोर्स को या एक बात को दूसरी जगह मिस एट्रीब्यूट कर दिया है। क्वेश्चन 88, dash is a simple thinking strategies that often allows us to make judgment, solve problem efficiently, usually speedier but also error prone. ह्यूरिस्टिक है ना, मेंटल शॉर्टकट, मेंटल शॉर्टकट इसे वो कहता है ना। एक अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक होता है। इनसाइट तो होगा नहीं। एल्गोरिदम जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। प्रोटोटाइप तो हो ही नहीं सकता, तो ह्यूरिस्टिक वुड बी आवर राइट आंसर। Coming to question number 89. A person ransacked the house for screwdriver when a coin in his pocket would have turned the screw. इसको क्या कहते हैं? इसको हम फंक्शनल फिक्सेडनेस कहते हैं। एक चीज़ का जो फंक्शन है हम उसको वैसे यूज़ कर रहे हैं, दूसरे तरीके से हम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल अगर हम दें तो झाड़ू लगाने का काम क्या होता है, मतलब झाड़ू का काम क्या होता है? झाड़ू लगाना। पलंग के नीचे कुछ सामान अगर हमारे चला जाता है तो हम झाड़ू से निकाल लेते हैं, पर यहाँ पे वो इंसान नहीं यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? फंक्शनल फिक्सेडनेस है। एंड यही चीज हमारे क्वेश्चन में पूछी गई थी। Coming to question 90, what is another term for methodological logical rule that guarantee solving a particular problem? Heuristic error prone होती है, तो ये तो होगा नहीं। मेंटल सेट भी नहीं, इनसाइट भी नहीं। एल्गोरिदम अभी बताया था आपको एक क्वेश्चन में, इक्वेशन इसमें ही बताया था। स्टेप बाय स्टेप जो है, जब हम फॉलो करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम या कुछ भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, तो उस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो गारंटेड है कि वो सही ही होगा, मतलब हमको हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो ही जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। अ रेशियो ऑफ द बिटवीन ग्रुप टू विद इन ग्रुप पॉपुलेशन वेरिएंस एस्टिमेट के एफ टेस्ट कहते हैं ना इसको, एफ टेस्ट। एफ टेस्ट इज बिटवीन जो ग्रुप होता है वो और विद इन ग्रुप जो होता है वो, इनका रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन अ रिसर्चर एक्सेप्ट्स अ नल हाइपोथेसिस इवन आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड, ये किसकी डेफिनेशन है? टाइप 2 एरर की है। ठीक है, टाइप 2 एरर हो जाता है। टाइप 1 एरर कब होता है? जब रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस इवन व्हेन इट्स राइट। ठीक है। और टाइप 2 कब होता है? जब एक्सेप्ट कर लेते हैं हम नल हाइपोथेसिस इवन आफ्टर इट हैज बीन रिजेक्टेड या इवन इफ इट इज रॉन्ग, दैट इज टाइप 2 एरर। इसको टाइप 1 को अल्फा एरर कहते हैं, टाइप बी को बीटा एरर कहते हैं, ये भी याद रखना।
क्वेश्चन 93, टेट्राकोरिक R इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट कोरिलेशन। कब टेट्रागोरिक का हम कब यूज़ करते हैं, जब दोनों वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो पॉइंट बाई सीरियल के बारे में भी पूछा था, बाई सीरियल के बारे में भी पूछा था। तो इन सबके याद करके रखने कि कब कौन सा यूज़ होता है, कब एक वेरिएबल कंटिन्यूस होता है, दूसरा नेचुरली डाइकोटोमस होता है, कब दूसरा आर्टिफिशियली डाइकोटोमस होता है। इन सब के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। टू चेक द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्री टेस्ट, एक ही सैम्पल में, एक ही सैम्पल साइज में हमने पहले प्री किया फिर पोस्ट टेस्ट किया, तो क्या यूज़ करना चाहिए। प्री टेस्ट फॉर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मीन्स इंडिपेंडेंट तब हम यूज़ करेंगे जब अलग अलग होगा, है ना। अब एक ही में हमने प्री टेस्ट किया, उसमें ही पोस्ट टेस्ट किया। सबसे पहले खाली पेट बच्चों का कुछ मेजर किया, फिर उनको कॉफ़ी पिलाने के बाद मेजर किया, अगर ग्लूकोज मेजर कर रहे हैं बॉडी में या बीपी मेजर कर रहे हैं, कुछ भी मेजर कर रहे हैं, तो अगर एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग तरीके से पहले और बाद में यूज़ करा तब वो होगा टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट मीन्स। In a t-test, the two-tail level of significance is tested कब। two-tail level of significance कब मेजर करते हैं, जब नल हाइपोथेसिस बनेगी, नहीं डायरेक्शनल होगा तो two-tailed क्यों one-tailed यूज करेंगे, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये भी नहीं। जब हाइपोथेसिस नॉन डायरेक्शनल है, हमें पता ही नहीं है कौन सा डायरेक्शनल है, इधर जा रही है या इधर जा रही है, ठीक है, तब हम क्या यूज करते हैं, two-tailed level of significance। Coming to the next question, question number 97, image created by reviewing materials as resume, application form or test scores prior to the actual interview। एक्चुअल इंटरव्यू के पहले ही उसने देख लिया कि जो बंदा है जो इंटरव्यू देने आया है वो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, या उन्होंने देख लिया कि बहुत कोई लोकल यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो उन्होंने एक बायस फॉर्म कर लिया उनके लिए, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरव्यूअर बायस। Then 98 is I am angry over how little I am paid in my job, is an example of which component of job attitude। attitude के 3 component होते हैं हमको पता है, affective, behavioral and cognitive। यहाँ पे angry वो अपने emotions की बात कर रहा है, emotions की बात किस में करी जाती है, affective component में, तो ये सही आंसर हो जाएगा। behavioral में वो क्या करेगा, वो दूसरी जॉब ढूंढने लगेगा, इकोनॉमिकल कुछ है ही नहीं। Question 99, the degree to which an employee identifies with a particular organization and its goal and wishes to maintain membership in the organization। इसको क्या कहते हैं, इसको organizational commitment कहते हैं। This is the definition of organizational commitment। Last question for today is, which of the following is not the cause of accidents in industry। Industries में किस 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 वजह से accidents हो सकते हैं, तो lack of motor coordination, ये तो है। people working in group, नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पुअर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, इमोशनल इमेच्योरिटी की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो नॉट अ कॉज क्या हो जाएगा, पीपल वर्किंग इन ग्रुप। यहाँ हमारा पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, हमने 50 क्वेश्चन और कर लिए। पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट है वहाँ पे लास्ट 50 क्वेश्चन और कर लेंगे, इसके साथ हमारा MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल साइक 26।